हेलो बच्चा कंपनी, कैसा है मेरा बच्चा। उम्मीद है मेरे सारे बच्चे क्या हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल मस्त हैं और सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं। अपनी परीक्षाओं को यानी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग यानी बोर्ड एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए। तो आज हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण जिसको हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग में हम ये पढ़ेंगे, यह कहाँ पढ़ लेंगे तो ये देखेंगे कि इसका रोल एग्रीकल्चर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का रोल हमारी जॉब में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का रोल हमारे अर्बनाइजेशन में क्या है, हमारी जीडीपी में क्या है, या फिर जो नए नए टूल्स हम देखते हैं, नए नए गैजेट्स देखते हैं, ये सभी कहां से आते हैं, हम इनको कहां से देख लिए हैं। तो हम आज इस मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे। मीन स्लोली हम लोग इस लेसन को कवर करेंगे। साथ में अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जब तुम लेक्चर को सुनोगे ध्यान से तो तुम्हें नोट्स ऑलरेडी समझने में और बनाने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी नहीं कैपेबल हो, कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिखा रहेगा टू डाउनलोड नोट्स क्लिक हियर नाउ। तो उस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के नोट्स। अब आते हैं हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल तरीके से द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब यहां पे केवल इतना ध्यान देना कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो यानी गुड्स को क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं। आगे ध्यान समझना, इन अ लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी में, हम स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही है, वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण ही है। लेकिन जब हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं थ्रू मशीनरीज, तो मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग वैल्यू आती है, वजन आता है। इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, from raw materials to more valuable products is called manufacturing विनिर्माण। जो लिख दे रहे हैं विनिर्माण, इसकी बहुत सिंपल से और डिफिनेशन हम बना सकते हैं। When the primary goods were converted into another form, प्राइमरी गुड्स में क्या मिलता है हमको, प्राइमरी गुड्स से हमको मिलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम जब कन्वर्ट कर दें, हमारी जैसी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिजिकली हो या मैकेनिकली हो, जो भी टेक्नोलॉजी हो, इसके बेस पे जब हम कोई भी गुड्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि नहीं। कैसे, देखो हमने देखा कि व्हीट है, व्हीट से हमने क्या बना लिया, व्हीट से बिस्किट बनाया। व्हीट से जब बिस्किट बना तो बिस्किट हमने क्या बनाया, फिजिकली बनाया। फिजिकली कैसे बन सकता है बिस्किट, बिस्किट के लिए कुछ ना कुछ मशीनरी चाहिए हमको। चलो माइक्रोवेव ओवन की बात कर लेते हैं। तो यानी व्हीट से हम बिस्किट बना रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मशीनरी चाहिए। तो हमने यही तो देखा, when we convert primary goods into another form, जब प्राइमरी गुड्स को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल प्राइमरी गुड हुआ और कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग बन गया। एकदम सिंपल डिफिनेशन। अब पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की,
जब पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। भाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हम किसको कहेंगे, जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट, जैसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उस देश की इकोनॉमी क्या हो रही है, देखो मजबूत हो रही, स्ट्रेंथ हो रही, यानी स्टेबल हो रही है। और जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तब तक कोई भी देश ग्रो तो नहीं करेगा, कि उसकी इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, उसके यहाँ की जॉब जनरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल क्लियर हुआ कि इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फिर एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा बकवास टाइप का हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। एकदम बकवास टाइप का है, ये सब कभी आता होता नहीं एग्जाम में, जिसको एकदम बकवास बोल सकते हो, किसी काम का नहीं। हाँ, केवल ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग ना हो तो क्या हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि हमें जो न्यू न्यू गैजेट्स हैं, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं, वो हम कभी नहीं कर सकते, उसे हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार लाइक दैट एग्रीकल्चर का नाम सुना है भैया, रॉ मटेरियल तो यहीं से मिलेगा ना सेकेंडरी के लिए। तो एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, किसी और देश की नहीं। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इंडिया की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर। अगर ये सेक्टर कोलैप्स हो गया हमारा तो समझ लो कि सेकेंडरी और टर्सरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो सेम एग्रीकल्चर की जगह अब लाते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर की जगह क्या लाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसी की वजह से देश का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है आगे देखो। हम देखते हैं कि सपोज डेट ये यहां पे हमने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी। फैक्ट्री लगाते ही उस एरिया में क्या होता है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तुरंत वहां पे खूब सारी शॉप्स ओपन होने लगती हैं, नए नए फ्लैट्स बनने लगते हैं, रोड्स बनने लगती है, वहां पे इलेक्ट्रिक पिलर लगने लगते हैं, और भी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वहां पे स्टार्ट होते हैं। कैसे, केवल मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट लगी। लोग इसके अलावा और क्या हो सकता है, जॉब जनरेट होती है। जॉब जनरेट होती है जो अभी तक कहां पे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैक्सिमम जॉब कहां पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। लेकिन डेवलप जैसे मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ तो यहां पर जॉब क्या हुई, डाइवर्ट हो गई। यानी जो एग्रीकल्चर पे बर्डन था वो बर्डन अब थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया, डेवलपमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसके अलावा और क्या हो सकता है भैया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज, तो हमें इससे क्या मिलती है, इससे मिलेगा हमें फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब एक्सचेंज, इसे करेंसी बोलते हैं। दूसरे देश की हमें क्या मिलेगी, मुद्रा मिलेगी। जब दूसरे देश की करेंसी किसी भी कंट्री में आती है तो यानी कि उस देश की करेंसी के बदले हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये क्लियर हुआ, यानी बैकबोन है डेवलपमेंट के लिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन होता है,
जॉब जनरेट होती है, एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स करते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, रिमूव पॉवर्टी, यानी देश से रिड्यूस द पॉवर्टी, देश से पॉवर्टी कम होती है। अब बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने लगाई, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वजह से वहां पर छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। जैसे कोई अनपढ़ है, इलिटरेट पीपल, उसने फॉर लिवलीहुड टी स्टॉल ओपन कर दिया, सेलिंग वेजिटेबल्स, सेलिंग फ्रूट्स। ये इलिटरेट करेगा, पढ़ा लिखा नहीं करेगा कि वहां जाके पढ़ा लिखा सब्जी बेचेगा, चाय बेचेगा, पकौड़ा बेचेगा। ये इलिटरेट करता है, तो उसकी वजह से देश की पॉवर्टी तो कम हुई ना। मान लिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग से डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से हम फॉरेन करेंसी ला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है? कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी, एकदम सिंपल है भाई। जितनी इंडस्ट्री है देश में, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं मतलब गुड्स एंड सर्विस, जो हमें सर्विस दे रहे हैं, जैसे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस है, डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सभी क्या दे रहे हैं? सभी किसी न किसी तरह से हमारे नेशनल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रही है, वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। बट जो मैन्युफैक्चरिंग का रोल है वो एकदम अलग है। यहाँ पे कुछ डेटा लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट 2 डिकेड्स की बात करते हैं, 2 डिकेड्स की बात करते हैं, जब लास्ट 2 डिकेड्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है 17% ऑफ जीडीपी। जीडीपी वही सिंपल लैंग्वेज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेसन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में बता चुके हैं कि जीडीपी क्या है। तो लास्ट 2 डिकेड्स का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 17% पे ये रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है। अब यार 17% में स्टैग्नेंट है, अगर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे देखते हैं या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज देखते हैं तो उन कंट्रीज का 25 to 35% जीडीपी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कंट्री का जो जीडीपी है उसमें 17% किसका आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग का। जबकि रेस्ट ऑफ द ईस्ट एशियन कंट्रीज में 25 to 35%। तो मीन्स हमें इसे क्या करना है? इंक्रीज करना है। ये तो लास्ट 2 डिकेड्स की बात हो रही। अब लास्ट डिकेड्स की बात करते हैं, यानी पिछले 10 साल पे तुम्हें मिलता है कि 7% की ग्रोथ चल रही है। देखो कितनी कम है। यानी अगर पिछले 10 साल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि 7% की क्या है? ग्रोथ है। ये कोई ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। अब अगर हम 2003 के बाद देखते हैं, सिंस 2003 its growth rate of manufacturing sector manufacturing industries were 9 to 10% per annum। अब 3 पॉइंट देखो कि हम पहले देख रहे हैं कि लोग पिछले 20 सालों में 17% है जो रुकी हुई है, रेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज में इतनी है। लास्ट पिछले 10 साल को देखते हैं तो 7% की ग्रोथ रेट से चल रहा है। अगर 2003 के बाद देखते हैं तो यही ग्रोथ रेट क्या है? 9 to 10%। अब ये तो हमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इकोनॉमी में सहयोग दे रहे हैं किसी तरह से। इसके अलावा ये और क्या देते हैं? इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज कराते हैं। कैसे? क्योंकि ये क्या देते हैं, ये जॉब जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जॉब जनरेट करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस पॉवर्टी, और क्या करते हैं? रिड्यूस पॉवर्टी। और क्या हो सकता है? ये अर्बनाइजेशन करते हैं, यानी शहरीकरण करते हैं। इनकी वजह से अर्बन और रूरल एरियाज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो हुआ, लेकिन जिस रीजन पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती हैं वहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। अचानक पता चलता है कि लो उस फॉरेस्ट में एक इंडस्ट्री लग गई, तो वो डिफरेंस खत्म हुआ कि फॉरेस्ट एक जंगल हुआ करता था, अब जंगल तो खत्म, यानी डिफरेंस खत्म हो गया। इसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि ये जो जीडीपी कंट्री 17% में है, कंट्री टोटल से जीडीपी जो है उसमें 17% रोल किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाना शुरू किया, और उसके लिए एक उसने काउंसिल भी बना दिया। वो काउंसिल का नाम है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये क्या करती? मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रमोट करती है, इनके लिए पॉलिसी बनाती है ताकि कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती रहे। जो अर्बनाइजेशन है, जो रिड्यूस पॉवर्टी है, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है, ये कंटिन्यू इनका चलता है। ये तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का नेशनल इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके लिए हमें क्या लोकेशन चाहिए, उसके लिए हमें क्या लोकेशन चाहिए, देखते हैं। वो भी बहुत इजी है। अगर ये वाला पॉइंट में क्लियर हो गया तो तुम्हें ये लेसन आधे से अधिक कंप्लीट हो गया यही पे। ये पॉइंट एकदम ध्यान से, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए क्या लोकेशन चाहिए। इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, इस बात को डाउट में मत लाना। तो हमें ऐसी लोकेशन चाहिए, तो इसके लिए दो फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ध्यान देना है। एक है फिजिकल और दूसरा है ह्यूमन। ये क्या है? ये फैक्टर, दो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए। एक है फिजिकल और दूसरा है ह्यूमन। अगर हम फिजिकल और ह्यूमन दोनों को मिक्स कर दें तो किसी भी इंडस्ट्री की नीड है। और तुरंत तुम्हारा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जूट, कॉटन, शुगर, आयरन, मेटल एंड अदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सभी का काम तमाम तुमने कर दिया केवल इन दो पॉइंट्स। एकदम सिंपल है, केवल तुम जूट, कॉटन, शुगर, आयरन, मेटल, अदर्स इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल तुम फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स को माइंड में फीड कर लो, तुम्हारा ये अपने आप इंडस्ट्री हो गई। तो फिजिकल का मतलब है भौतिकी। क्या है? भौतिकी, जो वहां पे होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड, मतलब जमीन। इंडस्ट्री कहां लगती है? जमीन पे। कभी भी कोई इंडस्ट्री हवा में नहीं लग सकती है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड के बाद क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कच्चा माल।
ठीक है, कच्चा माल। अब इंडस्ट्री मान लिया गया कि हमने कहा मेरे पास बहुत सारी लैंड है, इतनी लैंड है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यूनिट वहीं पे लगाता है जहां पर रॉ मटेरियल, इसके बारे में भी हम बताते हैं। फिर इसके साथ साथ वो एक और बात देखता है, मार्केट, बाजार। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी यूनिट तभी लगाता है जब वहां पे लैंड हो, वहां पे रॉ मटेरियल हो और उसके लिए मार्केट हो। पता चले हमने प्रोडक्ट्स बना दिया, इंडस्ट्री लगा दी, लेकिन मार्केट नहीं है, तो इंडस्ट्रीज कहेगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करती? बहुत बड़ी गलती। 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं ह्यूमन फैक्टर पे। ह्यूमन मीन्स जो मनुष्यों ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। यहाँ पे जमीन हमने नहीं बनाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस। मार्केट, हाँ हमने कहा कि यहाँ पे उस तरह के लोग हैं या फिर इसकी ऐसी नीड है तो बोलते हैं मार्केट। लेकिन ह्यूमंस में सबसे पहले आएगा जहां पे ह्यूमंस ने कुछ किया हो, टूल्स एंड मशीनरी। टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स मशीनरी अपने आप कभी नहीं बनी है आज तक, इसको किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है। इसके अलावा लेबर, लेबर 2 तरीके के रहेंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। यानी अनस्किल्ड का मतलब है कि एक ट्रेंड चाहिए और दूसरे अनट्रेंड चाहिए। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर केवल स्किल्ड हो, अनस्किल्ड ना हो, या फिर अनस्किल्ड हो स्किल्ड, दोनों की जरूरत होती है हर इंडस्ट्रीज में। इसी में नेक्स्ट है मनी या कैपिटल, जिसको बोलते हैं पूंजी, रुपया। अब तुम्हारे पास डॉलर है तो डॉलर ही सही, बट बिना रुपए के क्या कोई फैक्ट्री लग सकती? हम कहते हैं कि लैंड भी है, जहां पे लैंड हमारे पास है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, मार्केट भी बहुत है, वास्ट मार्केट है। हमारे पास टूल्स मशीनरी कहां से आएगी? रुपए से। स्किल्ड लेबर जो है हमारे पास, स्किल्ड अनस्किल्ड, वो वर्क क्यों करेंगे जब हम उन्हें वेतन देंगे, अदरवाइज वो क्यों करेंगे हमारे लिए वर्क। अगर हम इन तीनों पॉइंट इधर और इनको मिला देते हैं प्लस, तो किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए ये पॉइंट कंपलसरी है, मस्ट है। और इसी से तुम्हारी जूट, कॉटन, शुगर, आयरन, मेटल और अदर इंडस्ट्री क्या हो जाएंगी? अदर इंडस्ट्री ऑटोमेटिक तुम लिख लोगे एग्जाम में, और एग्जामिनर एक पॉइंट या आधा नंबर नहीं कट कर सकता है कि तुमने लिखा क्यों कि जमीन चाहिए। ये कोई पॉइंट है? तुम दौड़ा के कहोगे बिल्कुल पॉइंट है। क्या फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हवा में लगेगी? हाँ, तुम ऐसे दौड़ा के उसे कहोगे। नेक्स्ट आते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, किस तरीके से किया गया है, उनके रॉ मटेरियल के बेस पे किया गया है, या फिर कैपिटल के बेस पे किया गया है, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेस पे किया गया है, कैसे किया गया है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आता नहीं है बेटा, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे जीना अगर जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। भैया रॉ मटेरियल बेस पे कैसी इंडस्ट्री लगती हैं? तो रॉ मटेरियल बेस पे एक तो हो गई एग्रो बेस्ड, और दूसरी हो गई मेटल बेस। दूसरी कैसी हो गई? मेटल बेस। बस यही ध्यान देना है।
कि एग्रो बेस्ड और मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं ये रॉ मटेरियल बेस पे अवेलेबल है। किस पे अवेलेबल है? रॉ मटेरियल। एग्रो बेस में क्या रहेगा भैया? फूड एंड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, यही तो रहेगा ना। जैसे हमने बना दिया शुगर मिल, ठीक है, शुगर मिल के अलावा व्हीट, टोमेटो सॉस, व्हीट, टोमेटो सॉस, लेस, चिप्स, कुरमुरे, चुरमुरे, सब कहां से? एग्रो बेस्ड। मेटल बेस्ड पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये तो हो गई। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेस पे दो इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस बेस पे करना है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूंजी निवेश है। पूंजी क्या है? निवेश है कि हम कितने रुपए लगा के फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर नहीं। तो इसमें दो है, एक तो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्केल इंडस्ट्री, और दूसरा है लार्ज स्केल। क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। भाई दो ही तो है और थोड़ा ज्यादा है। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज बिलो 1 करोड़, बिलो 1 करोड़। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से कम जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल वो तो तुम अपने आप बना लोगे, बना लिए ना। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज एबव 1 करोड़। जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या हो जाए? 1 करोड़ से अधिक हो जाए तो हम उसी को बोल देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्लासिफाई कर दिया जाता है, लाइट वेट और हैवी वेट। दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, उसको बताते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल बेस पे, एग्रो बेस्ड, यानी जो व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, पल्सेस है, इन सभी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे हम एग्रो बेस्ड बोलते हैं। मेटल बेस्ड यानी आयरन है, स्टील है, इन सभी को बोलते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी 1 करोड़ से क्या है? बिलो है, तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एबव 1 करोड़ हो जाएगी तो उसी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? उसी को बोल देंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्लियर? क्लियर होना चाहिए, काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लियर क्यों नहीं होगा बच्चों को? सब क्लियर होगा। बेटा जहां पर ना समझ में आए जरूर कमेंट लिख के बता देना। केवल ये मत बता देना कि सर नाइस वीडियो नाइस थोड़ा होती है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो नाइस थोड़ा होती है। तुम्हें लिखना चाहिए कि हाँ सर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हो, डाउट नहीं है, ये लिखना चाहिए। तुम लोग लिखते हो नाइस वीडियो जैसे मैं कोई शूटिंग कर रहा हूं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना के आधार पर। मालिकाना, कौन उसका मालिक है कौन नहीं है। जैसे सभी लोग अपनी अपनी लाइफ के मालिक हो, है कि नहीं? भगवान क्या है मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं, पर धरती की अनेक कठिनाइयों के बाद भी जिंदा है मेरी आत्मा। तो क्या है? भगवान क्या है मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं,
लेकिन धरती की अनेक कठिनाइयों के बाद भी जिंदा है मेरी आत्मा। तो वैसे ही ओनरशिप का मतलब है कि मालिकाना, हम ही उसके क्या है, मालिक हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा बात होगी पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर यानी विच इंडस्ट्रीज इज कंट्रोल बाई गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कंट्रोल्स करे। गवर्नमेंट क्या करे, जो सेक्टर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करे, द सेक्टर्स विच इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए चलो बात कर लेते हैं भेल की, बात कर लेते हैं सेल की, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी बात करना चाहो कम ही रहेगी। अब अलग बात है कि सरकार इन सभी को करीब बेच देंगे, जाओ जो करना है कर लो, जिसको जो करना है कर लो, हम तो बेच देंगे। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। भैया प्राइवेट का मतलब होता है निजी, प्राइवेट का मतलब ही क्या होता है, निजी मतलब प्राइवेट, निजी संपत्ति। निजी संपत्ति तो कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, कंट्रोल्स बाय इंडिविजुअल्स। जब जिस इंडस्ट्रीज को, जिस फैक्ट्री को इंडिविजुअल कोई कंट्रोल करे, या फिर एक घर के लोगों, एक घर के, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, हिंडाल्को, टाटा ग्रुप, भैया ये एक ही घर से तो कंट्रोल होते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंट्रोल हुए, इसीलिए इसको बोला गया प्राइवेट। इस पे मालिक कौन है, ओनरशिप, यानी मालिकाना हक किसका है, केवल एक घर का है या फिर किसी एक व्यक्ति का है। पब्लिक इस पे सभी का है, क्योंकि ये देश की संपत्ति कही जाती है, ये किसी एक की है। तो इसके अलावा है ज्वाइंट वेंचर्स। इसके अलावा क्या है, ज्वाइंट वेंचर्स। अब ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है, ज्वाइंट मीन्स होता है संयुक्त, ज्वाइंट मीन्स क्या होता है, संयुक्त, यानी जब दो लोग मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक, यानी मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाऊ ताई ताऊ और जितने भी रिश्ते हो भाई, इतना मुझे नहीं आ रहा यार, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त। अब वेंचर्स तो ये हो गए पब्लिक, ये हो गए प्राइवेट। जब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंट्रोल्स एनी इंडस्ट्री, जब सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाएं, इट कंट्रोल्स बाय बोथ। बोथ में कौन, एक तो हो गए पब्लिक और दूसरे हो गए प्राइवेट। क्लियर, इट कंट्रोल्स बाय बोथ, यानी जो इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाएं, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग। जिसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग। एग्जाम्पल के लिए आते हैं, एक तो हो गई ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इंडिया में जो सरकारी बैंक्स हैं, आगे लिख देते हैं गवर्नमेंट बैंक्स, नहीं तुम लोग कहोगे सर आप भूल गए थे। तो इंडिया में जितनी सरकारी बैंक्स हैं वो कैसे चलती हैं, ज्वाइंट वेंचर्स चलती है। साफ साफ लिखा रहता है भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम या भारत सरकार का उद्यम, ये साफ साफ वहां पे लिखा रहता है। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर्स। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अब यहां पे ध्यान दो कि हमने कहा ज्वाइंट वेंचर्स, हमने प्राइवेट की बात की, पब्लिक की बात किया, ज्वाइंट वेंचर्स। अब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मींस होता है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह है। वो समूह मिलकर जब किसी इंडस्ट्रीज को, किसी फैक्ट्रीज को या फिर किसी यूनिट को कोऑपरेट करे तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। जैसे हम
महाराष्ट्र वगैरह में देखें तो जो शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो यहां पे देखते हैं तो यहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स यानी शुगर केन में जो प्रोड्यूस ला रहे हैं, क्या शुगर केन, शुगर केन लाने वाला, इसमें वर्क करने वाला वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, ये सभी जितने भी वहां वर्क करते हैं, जब सब मिलके किसी भी यूनिट को कंट्रोल करें, जितने भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जब सभी मिलके किसी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस वो अपने प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स, यानी कि संयुक्त या फिर सामुदायिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स या सामुदायिक इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया? अगर यहां पे क्लियर ना हो तो बताना सभी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके बाद आते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्रीज थी, वो दो है, एक थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज। अब हैवी इंडस्ट्रीज हमें देखने में क्या, यानी कि जहां पे प्रोडक्शन बहुत हैवी हो और क्वांटिटी, जैसे हम देख लें अगर टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज में आती है। यहाँ नहीं, यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन बल्क और वेटेड होता है। इसके अलावा टिस्को के अलावा अगर हम देख लें भेड़ के अलावा सेल, इन सब में अगर हम देखते हैं तो ये सब क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज, यानी जहां पर प्रोडक्शन बल्कि और वेटेड क्वांटिटी में होता है। इसी में दूसरा हम देखते हैं तो वो है लाइट इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्रीज। अब लाइट इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि वो लार्ज स्केल तो जरूर है लेकिन लाइट भी है। तो लाइट कैसे हो गई, तो हम अगर देख लें इलेक्ट्रिक केबल, तो इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्रीज लगाने में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है अबव देन 1 करोड़ रुपीज, लेकिन हम देखते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत हल्के हैं, बल्क में तो होते हैं। केबल्स बल्क में बनाई जाती है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बट केबल क्या होती है, बहुत हल्की होती हैं। किसके कंपेरिजन में, आयरन ले लो या भेड़ का ले लो या सेल की स्टील ले लो, किसी भी ले सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज का जो बल्क एंड वेटेड में है वो हो गया हमारा हैवी एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज। अब इन सभी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात कर लें, इन सभी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मान लिया हमने एक सिटी है, ये सिटी है कोई XYZ। जब हम XYZ सिटीज है और इसके लिए हम यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर जनरेट करते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं, तो बहुत सारी XYZ ऐसे इंडस्ट्रीज आती है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई। जब ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती है, ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती है किसी एक प्लेस पे, वो प्लेस तब होता है जब कोई शहर उस अकॉर्डिंग एक एटमॉस्फेयर बनाता है। फैक्ट्रीज के अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट, या फिर वहां पे लेबर्स उस तरह अवेलेबल हो, या फिर वहां पे उस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हो। तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कम टुगेदर इन एन एरिया, तो इसी को हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, यानी जिसे हम समूहन बचत भी बोलते हैं। यानी कि ग्रुप में आते हैं, एक साथ ग्रुप में आते हैं, तो इसकी वजह से हम किसी एक लोकेलिटीज को, किसी एक एरिया को एक अलग अकॉर्डिंग से हम कोई तरह से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और उसमें मेजर रोल प्ले करता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसने उस तरीके का एरिया वहां पर, यानी उस तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप किया है। जहां पर डाउट है वो डाउट कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों बाद मिलती है।